हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। किस चीज़ के बारे में? तो राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में जीरो से लेकर के ऊपर तक पूरा बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं तो बोलती हूँ कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो लोग उससे नोट्स भी बनाते जाएँ, जैसे 1-2 दिन पहले जो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग उस नोट्स को खोल करके देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आज खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ, भाग 5 में है और संघ अनुच्छेद कितना 52 से 151। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 तक में राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे पूरा A to Z। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और राष्ट्रपति देश का संविधान प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल नाम का मात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद किस में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 52 में। ठीक है, किस में दिया हुआ है दोस्तों? तो 52 में दिया हुआ है। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 53 में क्या दिया हुआ है? तो संघ की कार्यपालिका का शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है। ठीक है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति में निहित है। क्या है? तो भारत संघ की कार्यपालिका और शक्ति और राष्ट्रपति में निहित है। अब ये कैसे है, चलिए देखते हैं इसे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर है औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और यहाँ वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष है। तो ये औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होगा? तो ये होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। क्योंकि सारे ताकत रहेगा प्रधानमंत्री के पास रहता है। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन हो सकता है? तो ये प्रधानमंत्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है या कौन कराता है और कौन करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कौन कराता है लिखाएगा एक, और एक कौन करता है। तो देखिए वहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो ये कौन करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग और निर्वाचक मंडल, चुनाव आयोग कराता है और करता है निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है, इसका चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। और चुनाव कौन कराता है? तो कराता है चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग कराता है। अब यहाँ पर देखिए संसद, लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल से, विधानसभा से और विधान परिषद भी होता है, लेकिन विधान परिषद से चुनाव नहीं कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसे चुन सकते हैं और विधानसभा के विधानसभा से चुन सकते हैं। ठीक है, विधानमंडल से विधानसभा चुन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उसे चुन सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुन सकते हैं और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुन सकते हैं। अब यहाँ पर जो परिषद लिखा हुआ था विधान परिषद, वो क्यों नहीं चुन सकते हैं? क्योंकि हर राज्य में नहीं है दोस्तों। ये कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में है। ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं चुन सकते हैं। और ये राज्य और तथा ये विधानसभा में हर राज्य में है, तो ये चुन सकते हैं। ठीक है,
इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है और उसे जनता द्वारा चुना जाता है। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, तो एकल संक्रमणिक मत पद्धति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 56 में क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन तक होता है, तो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण की तिथि से, जिस दिन उसका ग्रहण हो जाएगा पद, ठीक है, उस दिन से 5 वर्ष की अवधि तक वो पद धारण करेगा। कितने दिन तक, तो 5 वर्ष तक पद धारण वो करेगा। 5 वर्ष तक वो क्या करेगा, तो वो अपना पद धारण करेगा जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन से, ठीक है। उसके बाद फिर है कि अनुच्छेद 57 में क्या है कि पुनर्विचार के पात्रता। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। इस अनुच्छेद में क्या है कि मगर एक मर्तबा अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं तो दोबारा भी बन सकते हैं। ये नहीं कि एक मर्तबा बन गए उसके बाद नहीं बन सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो शुरू में होगा कि हाँ उस चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ शुरू से हुआ था वैसे ही सेम होगा। ये नहीं कि राष्ट्रपति है तो उसे डायरेक्टली राष्ट्रपति पद में उसे बैठा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने और वह कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं कि 2 बार बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की पद का योग्यता क्या क्या होना चाहिए। पहला में है भारत का वो नागरिक हो, दूसरा में है 35 वर्ष की आयु हो, और तीसरा में है कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, और चौथा में है लाभ के पद पर ना हो। यानी लाभ के पद पर ना हो यानी जैसे कोई नौकरी हो, सरकारी नौकरी ना हो, ठीक है। तो इन सारे चीज़ें है उनके पास तब वो बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निर्वाचक मंडल। अब यहाँ पर 50 प्रस्तावक है और यहाँ पर 50 अनुमोदक हैं। तब ये क्या है दोस्तों, ये है आपको तो पता है कि निर्वाचक मंडल उसे चुनाव करेंगे, लेकिन ये 50 प्रस्तावक क्या है और ये 50 अनुमोदक क्या है। तो दोस्तों डायरेक्टली उसे कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मान लीजिए भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 35 वर्ष आयु पूरा कर चुके हों, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि बेरोजगार है, तो जिसका भी होगा, और बहुत ऐसे सब है कि भारत का नागरिक भी है, तो इसमें कोई भी जा कर के ऐसे लड़ नहीं सकते हैं। उसे 50 प्रस्ताव और फिर 50 अनुमोदक करना पड़ेगा। यानी ये 50 अनुमोदक है जो कि हस्ताक्षर करेंगे और ये प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, 50 प्रस्ताव लेकर के जाएंगे कि हाँ इसे चुनाव लड़ सकते हैं, इसे चुनाव लड़ा सकते हैं हम लोग, और ये हस्ताक्षर करके जाएंगे। एक ही नहीं होगा, मान के चलिए 50 प्रस्ताव हैं तो 50 इसी से अनुमोदन हो जाएगा, नहीं, प्रस्ताव अलग होगा और अनुमोदन अलग होगा, यानी 100 करना होगा, तब जा कर के आपको लड़ना होगा राष्ट्रपति चुनाव का, ठीक है। आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। अब क्या क्या शर्तें हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक में है कि 15,000 जमानत राशि देनी पड़ती है, दूसरा में है पागल ना हो, यानी दिमाग से मेंटल से ठीक हो, ये बात तो पागल ना हो इससे समझ में आ गया। और तीसरा है दोस्तों कि दिवालिया ना हो। अब दिवालिया ना हो मतलब वो सिंपल सी बात है कि दिवालिया ना हो मतलब जितना आपका संपत्ति है वो संपत्ति से ज़्यादा कर्ज ना हो, क्या हो, तो उतना ज़्यादा संपत्ति है तो संपत्ति से ज़्यादा कर्ज में ना हो, ठीक है, ये इसे दिवालिया कहते हैं, ठीक है। जिससे दिवालिया घोषित किया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं है तो कौन दिलाएगा, तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ ने आदेश शपथ दिलाता है,
ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो दिलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में क्या है दोस्तों, तो ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसमें अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, पर कब, कैसे, क्यों? जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, मतलब वो अपना देश के देखभाल ना करे और विदेशी राष्ट्र के वो प्रभाव में आ जाए तो उस पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, मतलब संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का बात ना मानने पर उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब इसका प्रक्रिया क्या क्या है, ऐसे तुरंत महाभियोग तो नहीं लगा सकते ना, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में है संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब संसद के बारे में हमने कल देखे थे, उस वीडियो में आप लोग देखे होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा में है कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। मतलब उसे 14 दिन के पहले ही उसे सूचना देना पड़ेगा कि देखिए आप पर महाभियोग लग रहा है, और 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 यानी कितना, तो 25% सदस्यों को क्या होना चाहिए, तो 25% सदस्यों को हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। और 14 दिन पहले दोस्तों इसे सूचित करना पड़ेगा। अब तीसरा में है कि संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उससे सदन 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जा कर के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। एक सिंपल सी है, ये क्या है, तो मान के चलिए ये हो जाएगा राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा, ठीक है। मान के चलिए नहीं, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। तो ये प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3 यहाँ से भी होना चाहिए सदस्य और 2/3 यहाँ से भी सदस्य होना चाहिए। यहाँ से बहुमत पास हो तब जा कर के वो हटेगा, वरना नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। आप समझ में आ गया, चलते हैं आगे। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ, इसका अधिकार क्या है, शक्तियाँ इसका क्या क्या है, तो इसे भी डिटेल में अभी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नियुक्ति संबंधी अधिकार, ये कौन कौन किसको किसको नियुक्ति दिला सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति दिला सकते हैं। दूसरा में है प्रधानमंत्री के सलाहकार पर मंत्री परिषद को भी नियुक्ति दिला सकते हैं। उसका बाद है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दिला सकते हैं। यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को भी नियुक्ति दिलाते हैं और राष्ट्रपति इनको भी नियुक्ति दिलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फोर्थ में है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, इसे भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। पांचवा में है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति दिलाते हैं। जिस तरह से देश के प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, ठीक है। हर एक राज्य में राज्यपाल होता है। अब यहाँ पर आए विधायी शक्तियाँ और कानूनी शक्तियाँ। कौन कौन सा, तो विधायी शक्तियाँ और कानूनी शक्तियाँ। तो चलिए इसे देखते हैं दोस्तों। एक में है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधायक कानून नहीं बनता। मान के चल कोई भी बिल पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन पास तो हो रहा है, तो पास करने के लिए
जो प्रधानमंत्री वो सोच रहा है करवाएंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तो वो बिल पास नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा कानून है पास नहीं हो सकता है। इसके लिए हस्ताक्षर किसका चाहिए? तो राष्ट्रपति को चाहिए। दूसरा है कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाना होगा, अधिकार है, इसको बुलाने का अधिकार है। मान के चल कोई बिल है, उसे पास करना है, ठीक है ना, और उसमें हस्तक्षेप करना है, तो इसे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है और उसे विचार विमर्श करने के अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लोकसभा को भंग करने की संबंधी अधिकार, मतलब लोकसभा को ये भंग भी कर सकते हैं। फोर्थ में कि संसद में निम्न विधायक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति को सहमति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है धन विधेयक। बीम है नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी विधायक, ये सारे चीज़ों में इनका अधिकार है या शक्ति है। सीम है कि संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक। नेक्स्ट है संसद सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, मनोनीत करने के अधिकार। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या करता है? तो मनोनीत करता है। और पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय को मनोनीत करते थे। कितने? तो 2। और अभी भी राज्यसभा में करते हैं। ठीक है, हाँ, और एक बात और दोस्तों, जो हम लोग पहले जो देखे उसमें जो निर्वाचन में जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग तो ले सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, लेकिन इसमें जो मनोनीत करके राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो नहीं ले सकते हैं। जो यहाँ पर 12 राज्यसभा ने जो करते हैं वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ये 2 तो अब खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। अगर पूछेगा कि 2 मनोनीत होने वाला एंग्लो इंडियन का किस संशोधन में खत्म किया गया है, तो विधानसभा संशोधन 104 के अंतर्गत में खत्म किया गया है। इसे याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछ सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शक्तियाँ। अब राजनीतिक शक्तियाँ क्या क्या है? दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। मतलब दूसरे देशों के साथ अगर कोई समझौता हो रहा है, ये संधि हो रहा है, तो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा में है कि राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। मतलब राष्ट्रपति विदेश के लिए भारतीय राजदूतों को क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। भारतीय राजदूतों को नियुक्त करते हैं। और भारत में विदेशी के राजदूतों की नियुक्ति अनुमोदन करते हैं। मतलब विदेशी के राजदूत है तो उससे अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं सैन्य शक्ति। अब ये सैन्य शक्ति क्या है दोस्तों? तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए बिना किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं तो वो शुरू भी नहीं किया जा सकता है और ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। क्या किया जाता है? ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब इसमें दोस्तों मान के चलिए अगर युद्ध करना है तो डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा नहीं हो जाएगा युद्ध। जैसे यहाँ पर थल सेना, वायु सेना, जल सेना है। ठीक है, तो इसका ऊपर कौन है? तो इसका ऊपर ये है, इसका ऊपर रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री के बाद कौन है? तो राष्ट्रपति है। मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद रक्षा मंत्री, फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो हाँ, ऐसे ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इसका कमांडर कौन होता है दोस्तों? तो इसका कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगर पूछेगा कि जल सेना, थल सेना, ये सब का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा ही
नहीं, ये सारे चीज़, ये सब का रक्षा मंत्री भी और इसका भी पूरी तरह से सहमति के बाद ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्षमादान की शक्ति। अभी क्षमादान की शक्ति में है, संविधान के अनुच्छेद 72 में है। कितना? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी दंड क्षमा कर सकते हैं। मान के चल, अगर किसी का फांसी भी लगने वाला है तो क्या करते हैं, वो क्षमा कर सकते हैं। इनके पास इसका शक्तियाँ है क्षमा करने का। ठीक है, उसका बाद है कि विदेश शक्तियाँ। अब यहाँ पर विदेश शक्तियाँ क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में उल्लेख है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? मान के चलिए एक देश, दोनों देश से लड़ाई हो गया और बहुत स्थिति खराब हो गया, तो यहाँ पर आपातकाल लग सकता है। या देश के अंदर कोई ऐसा विरोध हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो गया है, तो लग सकता है आपातकाल। एक बार लग गया है। राष्ट्रपति शासन, ये भी एक बार लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है और ये लगा है। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि वन लाइनर कभी भी ये सब पूछ लिया जाता है। हमेशा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो तो पूछ लिया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। थ्री में है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा सिंह पाटिल है। नेक्स्ट है कि निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, मतलब जो कार्यकाल कर रहे हैं उसी के दौरान उनको मृत्यु हो गई, जो कि पूरा भी नहीं कर पाए, तो वो कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एक से एग्ज़ाम में है जो कि आया हुआ है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखते होंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल में पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलते रहेगा।